नमस्ते, प्रणाम। मैं हूं आपकी दोस्त श्रद्धा। मेरे माधव मैया ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। मेरे ब्लॉग में बने रहें। ये है मेरा न्यू ब्लॉग। हमें चर्चा करनी है उन विषयों पे जो हमेशा हम करते हैं, बेरोज़गारी। यहीं पे हमारा मुद्दा जो है रुक जाता है, क्योंकि हम ही रुके पड़े हैं यहीं पर। तो आइए सब मिलकर इस मुद्दे पे चर्चा करें कि जिनको सिखाना था हम सिखा दिए, जिनको सिखाना था हम सिखा दिए, हम क्या हैं इस अंगूठे से बता दिए। समझ में आया? वोटिंग से हमने बता दिया कि युवा ताकत क्या होती है। हमने इस बेरोजगार पर एक चंद लाइनों की टिप्पणी लिखी है। अगर अच्छा लगेगा तो उसको आगे बढ़ाइएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। भारत की एकता की, ओ भारत की एकता की तुम बात करते हो, ओ भारत की एकता की तुम बात करते हो, और हमको लड़ाते हो, बर्बाद करते हो, हमको लड़ाते हो, बर्बाद करते हो। तो आप भारत की एकता की बात ना करें। अब हम युवा पीढ़ियों को पता चल गया है कि कौन कितना हमारे बारे में सोचता है। हमारी बातों को रखिए, कॉन्फ्रेंसिंग करवाइए। जो स्टूडेंट है वो अपनी मांग को रखें। पेपर पैटर्न इतने हाई बना देते हैं, जो पेपर बना रहे हैं, ज़रा उनसे हमारा एक सवाल है, ज़रा उस क्वेश्चन को ज़रा खुद करके देखें। प्राइमरी का पेपर यूपीएससी लेवल का कर दे रहे हैं, कोई बात नहीं, थोड़ी और पढ़ लेंगे, लेकिन जो वैकेंसियाँ निकाल नहीं रहे ना, उन पे थोड़ी बात करिए, उन पे थोड़ी टिप्पणी करने वाली। कूट और रणनीति का तुम खुद बैर बढ़ाते हो, कूट और रणनीति का तुम खुद बैर बढ़ाते हो, फिर ले अलग झंडे और तालियां बजवाते हो। तुम एकता की बात ना करो, तुम एकता की बात ना करो, हमको आपस में लड़ाते हो और दकियानूशी फैलाते हो, दकियानूशी फैलाते हो। क्यों सोई हुई कानून व्यवस्था, क्यों डरती हैं चापलूसों से, जनता की रोटी पे पलने वाले क्यों आज रुलाते जनता को। तुम क्या समझोगे कलम घिसते उन मासूम बच्चों को, तुम क्या समझोगे कलम घिसते उन मासूम बच्चों को। मुस्लिम हिंदू कर करके जो आपस में लड़वाते हो, तुम एकता की बात ना करो, तुम एकता की बात ना करो, तुम दकियानूशी फैलाते हो, तुम दकियानूशी फैलाते हो। जब आई हमारी बारी हमने तुम्हारा साथ दिया, जब आई तुम्हारी बारी हमने तुम्हारा साथ दिया, अब खड़ा होना हमारे संग पर तुमने पल्ला झाड़ लिया। तुम क्या समझोगे उन रोती बच्चों की आँखों को, क्या तुम समझोगे उस रोती बच्चों की आँखों को। हिंदू मुस्लिम करके तुम खुद हमको लड़वाते हो, तुम एकता की बात ना करो, तुम दकियानूशी फैलाते हो, दकियानूशी फैलाते हो। पहले था अंग्रेजों का शासन, अब तुम्हारा शासन है। पहले था अंग्रेजों का शासन, अब तुम्हारा शासन है। क्षेत्र में हर क्षेत्र में मची धांधली, खुद चोरी करवाते हो। अब हर क्षेत्र में मची धांधली, खुद चोरी करवाते हो। उसी सिलेबस को 10-10 बार हर बच्चे से रटवाते हो। टूट गई मैया के सपने, टूट गए बाबू के सपने, रोई कितना मैया है, हमसे पूछो इन अखियों ने, ना जाने कब से न सोया है, ना जाने कब से न सोया है। मुझसे पूछो इन अखियों ने, ना जाने न कब से सोया है मेरा एक निवेदन, है मेरा निवेदन हाथ जोड़कर अब तो कुछ कर दो, है
मेरा हाथ जोड़ निवेदन अब तो कुछ कर दो, है अखंड मेरा भारत इसको ऐसे ही रहने दो। हम खुश हैं एकजुट होकर, हर एक धागे की मोती हैं। हम है खुश अखंड भारत में, हम एक धागे की मोती हैं। हमको अलग अलग करके अब तुम बिखराओ नहीं, हम समझ गए तेरी कूटनीति, हमको आपस में लड़ाओ ना। और हम समझ गए तेरी दकिया कूट और रणनीति की तुम खुद बैर करवाते हो, और तालियां बजवा बजवा के अब फिर भी शोर मचाते हो, एकता की नारे लगवाते हो। और भारत की एकता की तुम बात ना करो, क्योंकि एकता तुम्हारे बस की है नहीं, तुम तोड़ने का प्रयास कर रहे हो। हमें किसी से व्यक्तिगत किसी भी प्रकार की समस्या नहीं है, हमारा मुद्दा सिर्फ इतना है, हमें रोजगार दीजिए बस। हमारा सबसे निवेदन है, जितनी जनता मेरी बात सुन रही है, मेरी आवाज़ सुन रही है, उन सब से मेरा निवेदन है इस वीडियो को आगे से आगे बढ़ाएं। हमें यूपी में वैकेंसी चाहिए, चाहे जैसे चाहिए। खुद एसी में बैठे हो, हम किराए के मकान में ठोकरे खा रहे हैं। हमें रोज़गार चाहिए, हमें रोज़गार दीजिए। हमारा मुद्दा सिर्फ बेरोज़गारी है। देखिए, बहुत लोग तो हमसे नाराज़ भी हो गए होंगे और होंगे, क्योंकि जब हमेशा अधिकारों की बात होती है तो कोई ना कोई तो नाराज़ होगा, है ना। क्योंकि अपनी बातों को रखने के लिए हिम्मत चाहिए। हमारा मोदी सरकार से बिल्कुल सामने सामने लड़ाई है। हे गाइस, नमस्ते, प्रणाम। मैं हूँ आपकी दोस्त श्रद्धा। माधव मैया ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। मैं इंट्रोड्यूस कराने वाली हूँ जो इस ब्लॉग के रियल मेंबर हैं। ये इनको आप सब वीडियो में देखते होंगे, इन्हीं का चैनल है। मैं सिर्फ इस पर काम कर रही हूँ, थोड़ा बहुत जो मुझे आता है। वैसे चैनल तो बस इनका है, क्यूटू का, मेरे बाबू का है। ये मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये मेरे घर में मेरे हर सदस्यों में सबसे ज़्यादा लोकप्रिय है। ये इनका नाम है, क्या नाम है आप बताओ अपना नाम, सोना बेबी। इनका नाम है माधव। इनका नाम है माधव और मैं हूँ इनकी मम्मा। मुझे लोग माधव की मम्मी ही बोलते हैं और मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि लोग मुझे माधव की मम्मा बोलते हैं। मेरा इनके बाद एक छोटा बेबी है, 6 ईयर का है, और ये हैं 9 साल के। ये मेरे क्यूट कान्हा। और मेरी ज़िंदगी में, मेरे हस्बैंड की ज़िंदगी में इनकी एक अहम भूमिका है। मैं वो सब आपके साथ शेयर करूँगी। आप बस मेरे ब्लॉग में जल्दी से जुड़ें और मेरे ब्लॉग को पूरा देखें। आपको सच में विश्वास हो जाएगा कि वास्तव में कृष्ण हैं, भगवान हैं, आप मेरी फैमिली हैं। और फर्स्ट ब्लॉग है, इसलिए मैं यहाँ पे, मेरे मम्मी पापा नहीं हैं। मैं यहाँ पे दिल्ली में रहती हूँ। मैं, मेरे हस्बैंड और मेरे छोटे भैया देवर जी रहते हैं। और घर पर मेरी फैमिली है। एमपी मेरा ससुराल है और यूपी जो है मेरा मायका है। यूपी एमपी का संबंध है, दोनों स्टेटों में। और आप लोग जो मुझे वीडियो में देखते हैं और प्यार सपोर्ट देते हैं, उसके लिए हमेशा धन्यवाद रहेगा आप सबका। मैं अभी स्टार्ट करी हूँ। मेरा उद्देश्य इस पर आना नहीं था, कभी भी नहीं था, क्योंकि मैं अपनी जर्नी से खुश थी। पर बेरोज़गारी हो गया। हम टीचर हैं, प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते, बहुत लिमिटेड सैलरी में। तो हमें लगता है कि यूट्यूब पर आए, शायद कुछ हो जाए। अगर आपका सपोर्ट होगा तो 100% कुछ ना कुछ होगा ज़रूर से। और जिसके साथ नहीं भी होगा तो मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये जिसके साथ है ना, ये क्यूटू, उसका तो उसका अब क्या ही बोले, उसके लिए शब्द नहीं है। जो लोग कृष्ण को मानते हैं, जो लोग भी अपने लाला को मानते हैं, जो अपने बाबू को मानते हैं, वो हमेशा इस चीज़ के लिए तो कभी दुखी नहीं होंगे।
कभी भी नहीं दुखी होंगे कि उनको किसी भी प्रकार की समस्या होगी। सच में देखो कितने क्यूट इनको पता दूसरों को देखने में। हमारे बगल में एक छोटे से और माधव हैं, छोटे से कान्हा हैं, उनका नाम कुंज है। वो आते हैं ना तो ये बहुत ज़्यादा क्यूट हो जाते हैं। देखो कितना प्यारा है बाबू मेरा। और सच में आप विश्वास नहीं मानेंगे, अगर मैं कहीं चली जाती हूँ उसके बाद आती हूँ तो मुझको ये जैसे लगता है बिल्कुल रूठे रूठे इनके जो ये गोलू मोलू गाल है ना, ये बिल्कुल फूल जाते हैं। मुझे आभास होता है कि ये मैंने बहुत ऐसी चीज़ों को झेला है जो इन्होंने कमी को पूरा किया है। तो मेरी ज़िंदगी में जब से आए सन 2015-16 में आए, तब से मेरी ज़िंदगी बदल गई है सच में। ये जब ये बजाते हैं ना ये मुरली, तो कितना भी गम हो ना वो सारे खत्म हो जाते हैं। एक बार कृष्ण को मान कर देखो, एक बार इस प्रभु जी को मान कर देखो। आप तो जानते होंगे, जो लोग भक्ति करते होंगे उनको स्वयं पता होगा। अच्छा मुझे आप सब बताइए, मुझे एक चीज़ होता है कि अगर मैं किसी मंदिर जाऊंगी या फिर मैं इनको भी खूब सजा वजा देख लेती हूँ तो मुझे बहुत रोना आता है। ऐसा क्यों होता है? आप लोग ज़रूर कमेंट में करके बताइएगा कि ऐसा क्यों होता है। अच्छा मैं आपको एक कहानी सुना रही हूँ राधा रानी की और कृष्ण की। तो सभी गोपियों में लड़ाई होने लगी कि सबसे ज़्यादा कृष्ण को मैं प्रेम करती हूँ। मालती ने कहा मैं प्रेम करती हूँ, और सखियों ने कहा मैं प्रेम करती हूँ। सारे लोगों ने बोला, राधा ने बोला मैं तो सबसे ज़्यादा प्रेम करती हूँ, मेरे से ज़्यादा प्रेम तो कोई कृष्ण को कर ही नहीं सकता। कृष्ण ने कहा चलो ठीक है, सब लोग अगर मुझे इतना प्रेम करते हो तो आप सब लोग मेरे लिए मेरे पसंद का भोजन बनाइए, और मैं उस भोजन को खाकर मैं बताऊंगा कि मेरे जीवन में आप लोगों की क्या भूमिका है। सबने कहा ठीक है, मान गए, सारी गोपियां मान गई और सब लोग लग गए बिल्कुल इस लल्ला का, इस नटखट के लिए खाना बनाने के लिए तैयार हो गई। सब कोई कुछ बना रहा, कोई खाना बना रहा है, कोई हलवा पूरी बना रहा, कोई सब्जी बना रहा है। सब कृष्ण के फेवरेट चीज़ें बना रहे हैं। कृष्ण जब शाम हुआ, कृष्ण आए तो सारे लोगों ने अपना अपना भोजन सामने रख दिया और कहा कि कृष्ण आप चखिए और बताइए इसमें से किसकी भूमिका आपके जीवन में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है और क्या क्या भूमिका है। तो कृष्ण ने पहले खीर चखा। उन्होंने कहा कि आपकी जो भूमिका मेरे जीवन में सर्वोपरि है। फिर दूसरी गोपी लेकर आई भोजन, उन्होंने कहा इसको चख के बताइए। उन्होंने उस भोजन को चखा, कहा आपका हमारे जीवन में वो योगदान है कि मैं आपके बिना रह नहीं पाता। वो बड़ी खुश हो गई। इधर राधा रानी का तो बिल्कुल मुंह फूलता जा रहा है कि कृष्ण किसी को बोल रहे हैं मेरे जीवन में अहम भूमिका है, किसी को बोल रहे हैं कि मैं आपके बिना रह नहीं सकती। फिर एक बेटियां रोती नहीं उन्हें रुलाया जाता है, बेटियां रोती नहीं उन्हें रुलाया जाता है। लोग क्या कहेंगे, ये समाज क्या कहेगा, ये सब कहते डराया जाता है। गाय नमस्ते प्रणाम सबको, राधे राधे। मेरा माधव मैया ऑफिशियल नाम सबका स्वागत है। मैं लेकर आई हूँ एक नया ब्लॉग, तो आप लोग मेरे ब्लॉग में बने रहें। आई होप आप लोग कैसे हैं, अच्छे ही होंगे, हम भी अच्छे हैं। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे एक ऐसी महिला के बारे में जिसकी वजह से आज हम बोल रहे हैं। हम सभी महिलाएं बोल रहे हैं जो हमें हमारे शिक्षा का आधार समझाया, जिन्होंने हमें पढ़ने की प्रेरणा दी। उस समाज में, उस टाइम में जब ना तो मोबाइल था, ना तो इतनी टेक्नोलॉजी थी,
ना तो कोई ऐसी व्यवस्थाएं थी, कुछ भी नहीं था, नथिंग के नाम से कुछ भी नहीं था। महिलाओं को सिर्फ चूल्हा चौका करने के लिए एक मेंबर माना जाता है, कह लिया जाए तो। ना ही महिलाओं के लिए कोई व्यवस्था थी कि वो पढ़े। बाल विवाह फैला हुआ था, इतनी दलित समाज को इतना दबाया जा रहा था, जातिवाद को लेकर इतना बवंडर फैला हुआ था, इतनी बड़ी बड़ी कुरीतियाँ के ढेर लगे हुए थे। उन सब ढेरों से ऊपर उठकर एक महिला आई जो भारत की सबसे पावरफुल महिला बनी। आप सब लोग उनके नाम से परिचित हैं। हम किसके बारे में बात करने जा रहे हैं, वो है सावित्रीबाई फुले, जिन्होंने भारत का प्रथम शिक्षिका बनी। हमें पढ़ने के लिए, महिलाओं को पढ़ने के लिए आज़ादी दी। ऐसे सैल्यूट है ऐसी महिलाओं को जिन्होंने, ऐसी महिला को जिन्होंने हम सभी महिलाओं को पढ़ने के लिए आज़ादी दी। क्या आप सब उनके बारे में जानते हैं? तो आइए मिलकर जाने कि वो उन्होंने क्या किया हमारे लिए। सावित्रीबाई फुले जी का जो शादी था, बहुत बाल विवाह हुआ था, बहुत बचपन में। लेकिन जब वो शादी होकर वो अपने ससुराल आई पुणे में, तो उनके पति ने देखा कि ये तो पढ़ी लिखी तो नहीं थी, लेकिन उनको पढ़ने में बड़ी रुचि थी, बड़ा लगन था। वो देखा करते थे। उन्होंने बोला, सावित्री, अगर आपको पढ़ाया गया तो क्या आप पढ़ोगी? उन्होंने कहा कि हाँ बिल्कुल मैं पढ़ूंगी। उनके अंदर ऐसी लगन देखकर उन्होंने अपनी बीवी का, उस टाइम में जिस टाइम में महिलाओं को पढ़ाई के नाम से सुन लिया जाता था तो लोग डरते थे कि महिलाओं को पढ़ने की बिल्कुल इजाज़त नहीं है, उस समय में उनके पति ने इतना अच्छा सपोर्ट किया और वो पढ़ना स्टार्ट कर दिया। पहले तो वो पास के स्कूल में अपनी स्कूलिंग कंप्लीट करके, फिर वो जब ट्रेनिंग के लिए अपने विद्यालय जाया करती थी, तो जो वहाँ पर जातिवाद को लेकर इतनी धारणा बनी हुई थी कि छोटे कास्ट के लोगों को पढ़ने का कोई अधिकार नहीं था। उस टाइम महिलाओं को, चाहे बड़े कास्ट के थे, 1848 की बात है, उस टाइम महिलाओं को बिल्कुल भी पढ़ने की आज़ादी नहीं हुआ करती थी। हमारा देश बस 1 साल 2 साल पहले आज़ाद हुआ था। उस टाइम भी महिलाओं को पढ़ने की बिल्कुल आज़ादी नहीं होती। खाना बनाओ, घर संभालो। उन्होंने अपनी बीवी को पढ़ाया और आगे बढ़ाया, और उन्होंने पढ़कर उन्होंने सोचा कि अगर आज हम नहीं पढ़ पाएंगे तो आगे चलकर आने वाली न जाने कितनी पीढ़ियों में महिलाओं की यही स्थिति होगी जो आज हमारी। उन्होंने सोचा, हमारे लिए एक ऐसा कदम उठाया और 1848 में उन्होंने एक महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। उस टाइम सिर्फ 9 ऐसी विद्यार्थी थी, बालिकाएं थी, जिनको उन्होंने घर जाकर बोला कि आप पढ़ाइए अपनी बेटियों को। उनके पेरेंट्स राजी हुए, पढ़ाएं। उसके बाद उन्होंने 1 साल में अपने पति ज्योतिबाबाई फुले के साथ मिलकर 5 विश्वविद्यालय की स्थापना की। उसमें एक आश्रम किया जिसमें महिलाएं जो बेरोजगार थी, जो विधवा थी, जिनके घर वाले छोड़ दिए थे, जो बाल बहुएं थी, उनको उस आश्रम में रोजगार दिया। तो ऐसी लेडी को हमारा सत प्रणाम है जो हम भूल चुके। हमें देखिए जातिवाद को लेकर नहीं होना चाहिए। हमें ये सोचना चाहिए कि हमें कौन सा प्लेटफॉर्म मिला और किसने दिया। एक बार ज्योतिबाबाई फुले के बारे में आप सब लोग सर्च करके जरूर देख लीजिएगा, और सावित्री जी को कैसे सपोर्ट किए थे ज्योतिबाबाई फुले जी, तो आप एक बार जरूर देखिएगा। ऐसी लेडी जिन्होंने इस भारत को एक शिक्षिका का रूप दिया, जो हम सभी महिलाएं B.Ed करके टीचर बन गई हैं, जिनकी रनिंग जर्नी है, जो बनने वाली है, वो सिर्फ उनका योगदान है। उनके वजह से हम शायद यहाँ पर हैं, बोल पा रहे हैं। जिस टाइम पे लोग, इतनी कुरीतियाँ फैली हुई थी, इतनी जातिवाद फैली हुई थी। जब वो स्कूल जाती थी, एक थॉट है, जब वो स्कूल जाती थी तो लोग जो बड़े जाति के लोग होते थे, उस टाइम देखो धारणा था, अभी सारे चेंज हो गए हैं, सभी एक हैं, हमारा जातिवाद फैलाने का कोई उद्देश्य नहीं है।
तो उस टाइम लोगों का धारणा यही था कि उनके ऊपर कचरा फेंकते थे, पत्थर मारते थे, उनके ऊपर कचरा फेंकते थे, उनकी साड़ी खराब हो जाती थी। तो उनके पति जो है उनके बैग में एक साड़ी रख दिया करते थे, बड़े सपोर्टेड की साड़ी रख दिया करते थे। और जब वो रोने लगती थी, लौट के आती थी कि मेरे साथ भी वैसे हुआ, उन्होंने कहा सावित्री आज ये जो समय है वो कल नहीं है। और ऐसा रियल हुआ। वो जहाँ भी उनकी देखती होंगी कि आज सभी महिलाएं सेल्फ डिपेंड हैं, महिलाएं किसी भी क्षेत्र में कमजोर नहीं हैं, पायलट बन रही हैं, डॉक्टर बन रही हैं, स्पेशलिस्ट बन रही हैं, इंजीनियर बन रही हैं। आपने अपनी धारणा को चेंज करिए। पुरुष प्रधान से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है। जिस तरह से शिवराज चौहान ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाया और शुरू हुआ, इस तरह से आप अपनी बेटी, अपनी पत्नी, अपनी बहन जरूर से पढ़ाएं। विश्वास रखिए एक दिन जमाना और बदलेगा, क्योंकि जहाँ पर नारियों की तरफ